सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी टेट जून 2024 जेबीटी का जो एग्जाम हुआ था, जिसकी एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 22/6/2024 को, राइट। तो 22 तारीख को ये पेपर हुआ था। इसमें जो कंप्लीट जो इंग्लिश का एनालिसिस करेंगे, राइट, कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। वैसे इजी टू मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन था, मतलब एग्जाम था। मतलब अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की पर्टिकुलरली बात करूं, राइट, तो इसके क्वेश्चंस को देखते चलेंगे और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन बनेगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जाती है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो जाते हैं, राइट। तो जहाँ पे पॉसिबल होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन क्वेश्चंस को क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। सो एचपी टेट जेबीटी पेपर जून 2024 इंग्लिश सेक्शन, राइट, ये सेक्शन 2 था मतलब एग्जाम के अंदर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, डायरेक्शन पढ़ सकते हैं, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31 to 33, राइट। चूज करेक्ट सिमिलर वर्ड पूछा था आपसे, सिनोनिम्स देना था। तो पहला वर्ड जो था दैट इज इग्नोमिनियस, राइट। सो इग्नोमिनियस वर्ड, जब आपको वैसे नॉर्मली एक रूट का ध्यान रखना चाहिए कि जब ये कुछ ऐसे रूट वर्ड्स होते हैं जैसे इम लग गया, इन लग गया, है ना, तो डिफ लग गया, डिस लग गया, या किसी वर्ड से पहले हम आर्टिकल ए लिखते हैं। वैसे आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं ए एंड द, तो वहां तो ए का मतलब एक होता है, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल। बट जैसे थीस्ट होता है, तो थीस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, राइट। जब उससे पहले हम ए लिखते हैं अथीस्ट, तो अथीस्ट मीन्स होता है वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। तो ये कुछ रूट वर्ड का कमाल होता है कि जब हम ए लिख देते हैं, इन लिखते हैं, इम लिखते हैं, डिफ लिखते हैं, तो नेगेटिव मीनिंग्स हमें ज्यादा मिलते हैं। सो इग्नोमिनियस में, हालांकि यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते रूट का ये है, वैसे आपको आइडिया दे रहा था। सो इग्नोमिनियस का जो वर्ड होता है, इसका जो राइट सिमिलर बनेगा दैट इज, ये नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव इसका मीनिंग आता है। अब आप ऐसे देखो, आप ऑप्शंस एलिमिनेट भी करना सीख सकते हो कि यार रिस्पेक्टफुल दे रहा है, फिर तो ऑनरेबल भी हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना आदरणीय, एंड ऑनरेबल चीफ गेस्ट। अब रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल अगर इसके साथ जाएंगे हम तो फिर ये भी हो सकता है, थोड़ा ये भी कुछ इस सेंस में। वेल्दी, अब ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डिसग्रेस, कलंक, दाग, धब्बा जिसको बोलते हैं, राइट। तो डिसग्रेस करना, डिसग्रेस मतलब किसी को शर्मसार कर देना। सो इग्नोमिनियस का जो राइट सिमिलर जाएगा दैट इज डिसग्रेसफुल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैटास्ट्रोफिक। तो कैटास्ट्रोफिक क्या होता है? बेसिकली डिवास्टेटिंग होता है, ठीक है। मतलब जिससे काफी नुकसान होता है, हार्मफुल, डिवास्टेटिंग, राइट। तो राइट जो आंसर बनेगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये स्पेलिंग यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, TATING होगा। डिवास्टेटिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। जैसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कैटास्ट्रोफ मतलब किसी हम बोल सकते हैं आपदा को बोल सकते हैं, है ना, या मतलब कैटास्ट्रोफ होता है जिससे काफी बर्बादी होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन, डेमोलिश कर देना किस चीज को, वो चीज होती है, राइट। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड 33, सस्टेनेबल। अब सस्टेन करना होता है मतलब किसी जगह पे आप जो है ठहरे हो, ठहराव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हैजार्डियस तो डेंजरस होता है, पॉल्यूटेड मतलब किसी चीज को खराब करना, गंदा करना होता है, अवेलेबल नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज, सस्टेनेबल का सिमिलर बनेगा दैट इज इको फ्रेंडली, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए था। कम टू द नेक्स्ट डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34 to 35, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू मेक द सेंटेंस अ मीनिंगफुल वन, ठीक है। तो जितने भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करें स्टूडेंट्स, ये प्रपोजिशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टेंस हो गया, क्लॉज हो गया, प्रपोजिशंस हो गया, कंजंक्शंस हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये इन लेवल के एग्जाम्स पे जो पेपर होते हैं स्टेट लेवल पे, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। बोले दे केम डैश अ टैक्सी, राइट। अब बाय अ टैक्सी, विद अ टैक्सी, टू अ टैक्सी, ये बड़ा आसान सा सवाल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, राइट, तो उसमें हम आर्टिकल सॉरी प्रपोजिशन हम वहां पे बाय का यूज करते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय अ कार, राइट, बाय एन एरोप्लेन, राइट। तो वहां पे बाय का यूज किया जाता है, सो बाय अ टैक्सी होगा। लेकिन जब हम पैदल चलने की बात करते हैं तो फिर हम ऑन फुट लगाते हैं, आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, राइट। अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि मैं डेली कॉलेज जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, तो फिर आप वहां पे ऑन प्रपोजिशन का हेल्प लोगे, आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, राइट। लेकिन जब आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो वहां पे बाय लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए था।
क्वेश्चन नंबर 35, ही इज फॉन्ड, मतलब ये बड़े आसान क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट लेवल से ही बात कर रहा हूं कि ये बच्चों को पता होते हैं। अब यहाँ पे ही इज के अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं पुट करेंगे, हम यहाँ पे टी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे फिक्स्ड प्रपोजिशन फॉन्ड एक नाउन होता है जिसके साथ हम प्रपोजिशन ऑफ भरेंगे, राइट। तो मतलब जहां पे प्रपोजिशन पुट कर रहे हैं हम, ऑफ लगाया हमने, राइट। इससे पहले 3 पार्ट ऑफ स्पीच का हमेशा ध्यान रखना होता है आपको। या तो यहां पे कोई वर्ब मिलेगी, वर्ब के साथ आप लगा रहे हो, जैसे आपने बोला आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, तो सेटिस्फाइड एक वर्ब है, उसके साथ प्रपोजिशन पुट करिए आपने। यहां पे फॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो फॉन्ड एक क्या बताया मैंने आपको, क्या है फॉन्ड, नाउन है। एक फाउंड होता है, फाउंड जो होता है वो वर्ब होती है, राइट। फाउंड इज अ वर्ब, जबकि फॉन्ड इज अ नाउन। तो यहां पे नाउन के साथ, इस नाउन के साथ हमने क्या डाला स्टूडेंट्स, ऑफ डाला। तो या तो यहां पे वर्ब के साथ हम प्रपोजिशन डालते हैं, या तो किसी नाउन के साथ पुट करते हैं, या तो किसी एडजेक्टिव के साथ पुट करते हैं। 3 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं जो ये फिक्स्ड प्रपोजिशन वाली टाइप हम करते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज गुड, अगर यहां गुड होता तो मैं भरता गुड एट मैथमेटिक्स। सो गुड एक एडजेक्टिव है, सो गुड एट, बैड एट, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड वर्ब है, सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज्ड वर्ब है। तो ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं जिनके यहाँ प्रपोजिशंस को बिठाया जाता है आगे। वर्ब के साथ प्रपोजिशनल फ्रेजल वर्ब कहलाती है, नाउन के साथ बन सकती है, और एक फिर आप एडजेक्टिव के साथ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑफ आएगा, राइट। तो बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 से 37, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू मेक द सेंटेंस अ मीनिंगफुल वन। सो माय कॉलेज इज फार्दर देन डैश, राइट। अब सबसे पहले यहां बोला गया है प्रोनाउन। अब आपको प्रोनाउन भरना है, यहाँ पे क्या भरना है, हर आएगा, हर्स आएगा, हेयर्स आएगा, नन ऑफ दिस, राइट। तो सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए कि जो प्रोनाउन चैप्टर होता है इसका फंक्शन क्या होता है। भाई प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह पे यूज होना, ठीक है। नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए ही हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप बार बार रिपीटेडली जो है, अगर आप इफ यू पीपल आर रिपीटिंग नाउन्स, सो इट विल स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, भाषा की जो सुंदरता होती है वो खराब हो जाती है। बार बार अगर आप नाउन को रिपीट करोगे, दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर पेन, गलत। सो दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स, तो जो पेन है उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, वहां पे मैं योर्स लगा दूंगा। दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स, राइट। उसी तरह यहां पे बोल रहा है माई कॉलेज इज फार्दर देन हर्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। यही यहाँ पे राइट प्रोनाउन है, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑब्जेक्ट है ये शी का ऑब्जेक्ट होता है, ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या बताता है, बेसिकली ये पोजेशन को शो करता है। माई हाउस इज, सॉरी, माई कॉलेज इज फार्दर देन हर्स, मतलब मेरा जो कॉलेज है उसके कॉलेज से, एक कॉलेज रिपीट नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा माई कॉलेज इज फार्दर देन हर कॉलेज, तो हर्स ही लिख दूंगा, और हर्स का मतलब हर कॉलेज हो गया यहाँ पे। 37, ही डैश सेड सो। अब यहां पे आपको डालना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो भी वर्ड सेल्फ पे और सेल्फ पे एंड होते हैं, इसका ट्रिक याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट जो किस पे एंड होते हैं, या तो सेल्फ पे या तो सेल्फ्स पे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें लिखना ही पड़ेगा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक बंदा होता है। जैसे मैंने बोला शी टोल्ड मी या आई टोल्ड हर, राइट। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, शी हर्ट मी। अब आपसे पूछूं कि शी और मी एक पर्सन है या दो हैं, उसने मेरा दिल दुखाया, राइट। तो शी और मी 2 इंडिविजुअल्स आर देयर, यहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। लेकिन अगर ये जो शी है ये अपने आप को ही, अपना ही इसने दिल दुखा दिया, शी हर्ट, राइट। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंडिविजुअल होते हैं तो वहां पे हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो सर यहाँ तो एंड में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो आप इसके बाद लिख रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि एंड में आता है तो ये रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन जब जो यहाँ पे पूछा गया सवाल ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे देखो मैंने बोला आई विल डू इट माई सेल्फ, तो एंड में आ रहा है, लेकिन मैं बोलता हूं इसको मुझे ऐसा बनाना है, एम्फेटिक बनाना है, स्ट्रेस देना है इस पे, तो मैं बोलूंगा आई माई सेल्फ विल डू इट। पहले मैंने बोला आई विल डू इट माई सेल्फ, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। टिपिकली जब आप इसको एम्फेटिक बनाओगे, इस तरह से बनाओगे, तो आपको आई के बाद यहां कॉमा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो पंक्चुएशन कॉमा होता है ये पॉज देता है, रोकता है ये, राइट। सो आप बोलोगे आई माई सेल्फ, हल्का सा पॉज आएगा यहाँ पे, माई सेल्फ विल डू इट। So if you want to make reflexive to emphatic, so that you have to put that particular reflexive pronoun after subject.
जैसे फिर यहाँ पे ही का मांग रहा है, ठीक है, तो ही के लिए क्या आएगा भाई, हिमसेल्फ आएगा, देमसेल्फ्स आएगा, राइट। तो ये देमसेल्फ्स नहीं आएगा, अगर यहाँ दे होता तो देमसेल्फ्स आता, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ सेड सो। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर यहाँ तो कॉमा है नहीं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करो, वहां पे पंक्चुएशंस के एरर कंसीडर नहीं होते। कहीं पे कॉमा नहीं लगा है तो समझो लगा है, उसका एरर नहीं कंसीडर करना हमने, राइट। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उन्होंने डायरेक्शन में ऊपर लिखा होता है अवॉइड द एरर्स ऑफ पंक्चुएशंस इफ एनी। भाई पंक्चुएशंस के एरर को कंसीडर मत करना अगर कोई होगा तो, राइट। लेकिन टिपिकली जब आप ग्रामर खोलोगे और आप प्रोनाउंस चैप्टर पे जाओगे किसी भी ग्रामर में, ठीक है, प्रोनाउंस जब आप ओपन करोगे और वहां पे जब आप एम्फेटिक प्रोनाउंस पे जाओगे तो आपको वहां पे सब्जेक्ट के बाद कॉमा 100% मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेस तभी पड़ेगा ना। अब यहां तो सीधा बोल दूंगा मैं ही हिमसेल्फ सेड सो, डजंट, मतलब इस पे तो एम्फेटिक बना ही नहीं। तो टिपिकली कॉमा होता है, अगर हम ग्रामर में चेक करेंगे बुक्स में तो आपको वहां पे पंक्चुएशन साइन मिलेगा, क्योंकि जब हम ये कॉमा पुट करते हैं ना सब्जेक्ट के बाद तो थोड़ा सा फिर हमें वहां पे पॉज देना पड़ता है, हमें रुकना पड़ता है, राइट। फिर उस चीज के ऊपर जोर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मुझे ही वहां जाना पड़ा, यार मुझे ही सारा घर का काम करना पड़ा, ये एम्फेटिक होता है, राइट, लाइक दैट। तो ही का हिमसेल्फ, दे होता देमसेल्व्स, हिज सेल्फ नहीं होता, हिमसेल्व्स कभी नहीं होता, तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 to 39, change the voice. Who taught you French? अब सबसे पहले तो हु का बाय हुम बनेगा, भाई हु का हु, यहां हु का हु ही बना रहा है, ये तो कट गया, हु का बाय हुम बनेगा। अब सबसे पहले क्या होता है कि हु का जब हम बाय हुम बनाते हैं तो इसके बाद हमें सबसे पहले वर्ब को लिखना पड़ता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ता है, राइट। तो हु टॉट, टॉट कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट इसका यू भी है फ्रेंच भी है, दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें। इसको बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाली टाइप होती है ये, बना आप इससे भी सकते हो, बना आप इससे भी सकते हो। अब आपको ऑप्शन छांटनी पड़ेगी कि भाई ये क्या यू से दे रहा है, देखो यहाँ पे यू वाली कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे भी इसका पैसिव वॉइस बन सकता था, लेकिन ऑप्शन में वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो मैं तो इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं। अब ये दूसरा जो होता है ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो आप इससे भी बना सकते हो। अब इसने क्या किया, बाय होम ठीक लिखा है, टॉट वॉज फ्रेंच, फ्रेंच के साथ वॉज आएगा। अगर इसके साथ बनाना हो तो वर यू आता, बाय होम वर यू टॉट फ्रेंच, तो ऐसे बनता बाय होम वर यू टॉट फ्रेंच, वो भी करेक्ट है बट ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला उठा लेंगे, बाय होम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हो तो फिर आपको प्रेपोजिशन टू की हेल्प लेनी पड़ती है, यहां पे मतलब प्रेपोजिशन लेनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। जैसे मैं बोलता हूं शी गेव मी अ प्रेजेंट, अब इसका पैसिव मी से भी बना सकते हो आप, शी गेव मी अ प्रेजेंट, सो आई वॉज गिवन अ प्रेजेंट बाय हर। चाहे आप मी के बाद जो मैंने बोला अ प्रेजेंट उससे बना लो, अ प्रेजेंट वॉज गिवन टू मी बाय हर, खत्म। अ प्रेजेंट वॉज गिवन टू मी बाय हर, तो ये डायरेक्ट स्पीच, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि भाई मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना के दिया आपको। और डी वाला वैसे कटेगा, ये तो नहीं आना, फ्रेंच नहीं आएगा पहले, यहाँ पे बाय होम के बाद फ्रेंच लगा रहा है। जब मैंने बोला बाय होम के बाद पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ये बात ध्यान रखना। एक्टिव वॉइस में जो स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क में होती है उसको क्वेश्चन मार्क में ही कन्वर्ट किया जाता है, जबकि नरेशन में थोड़ा अलग होता है, उसको हम यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, उसको छोड़ो। चलिए, तो राइट आंसर सी है 39। अब मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिए, दे मेड हिम अ किंग, राइट। सो हिम से बनेगा, ऑब्वियस है हिम का ही आएगा, यहां दे लिख रहा है तो ये तो बिल्कुल कट गया, ठीक है। सो ही, टेंस पहचानो, एक्टिव वॉइस के अंदर आपकी रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए टेंस को पकड़ने की, कि टेंस कौन सा है, ठीक है। जब आपने टेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया तभी आप अपना फॉर्मूला बिठा पाओगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले तो आपको टेंसेस, टाइम एंड टेंस का नॉलेज होना चाहिए कि स्टेटमेंट कौन से टेंस में चल रही है। और एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा वॉइस, पैसिव वॉइस जो बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे ही बनते हैं, और पेपर में भी सबसे ज्यादा सिंपल पास्ट पे बहुत सारे वॉइस आते हैं। देखो ये पास्ट इंडेफिनिट का है सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है सेकंड फॉर्म, दोनों क्वेश्चन जो आए हुए पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस मांग रहा है, तो वॉज वर में जाना है, ही वॉज मेड अ किंग बाय देम, खत्म। 40, फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्यूक का पूछ रहा है, तो ड्यूक का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो डचीज होता है, राइट, तो डचीज हो जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट, द एडजेक्टिव ऑफ होल इज होलसम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं होती, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हाँ यार ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है ना। तो नाइस एडजेक्टिव है, नाइसली एडवर्ब है। तो इसका तो कोई वो आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा उसके लिए। द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पिट, स्पिट की पास्ट फॉर्म स्पैट होती है, राइट, स्पैट हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 42 3 to 44 क्या था भाई, फिलअप्स भरना है। आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। भाई ये क्वेश्चन तो मतलब पूरा फेवरेट है, इसको तो आप ऐसे प्रिंट कर लो दिमाग में कि ये तो एक क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स में आता रहता है। जब भी जो है फॉर और सिंस आते हैं तो हमें जाना होता है बीन के साथ। सो आई हैव बीन स्टडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा जाता है। द अर्थ, ये देखो ये आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ आ गई। द अर्थ मूव्स राउंड अराउंड द सन, है ना, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है तो मूव्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द अर्थ है, यहाँ पे अर्थ सिंगुलर है तो मूव्स आ जाएगा। ये कहावत भी है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। वाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है, तीन ये टाइम के स्पैन है। भूतकाल होता है जो बीत गया, वर्तमान काल जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम प्रेजेंट में अभी, और भविष्य जो भी आएगा जो अनसर्टेन है, जिसके बारे में भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता, राइट। पास्ट को लेके हम हमेशा जो है रोते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में हम हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में कोई इंसान जीता नहीं है। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली सिक्योर होगा। प्रेजेंट को सही करना चाहिए, फ्यूचर अपने आप सही हो जाता है। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी बात जो पास्ट में भी वैलिड थी, प्रेजेंट में भी वैलिड है, फ्यूचर में भी वैलिड होगी। ऐसा पास्ट में भी होता था, ऐसा अब भी होता है, ऐसा हमेशा होता रहेगा। तो तीनों टाइम स्पैन में जो चीज वैलिड होती है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाती है। जैसे हम बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, परमानेंट एक्शन है। ऐसे तो नहीं है किसी दिन भाई वो वेस्ट से निकलना शुरू हो जाएगा, ये परमानेंट एक्शंस है। भूतकाल में भी ऐसे होता था, अभी भी ऐसे होता है, आगे भी ऐसे ही होगा, हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। तो भाई ये यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाएगी, खत्म। चलो आगे चलो, ठीक है। डायरेक्शन 45 to 47। अब ये ग्रीवियंसेस की स्पेलिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ई लगा रहा है, यहाँ पे आई लगा रहा है, दोनों कटी। यहाँ पे ए लगा रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पे ये स्टार्टिंग गलत है। इनिशियल, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जो इनिशियल लेटर से पकड़ी जाती हैं कि यार इसकी शुरुआत गलत है। कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जो एंडिंग से कटती हैं। एलिमिनेशन मेथड पे अगर हम जाएं तो कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती है, जैसे ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरो में आपको ऐसे दे देगा BE BU, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूरो जो ब्यूरो होता है या ब्यूरोक्रेसी होता है उसकी स्पेलिंग में BU से, इनिशियल लेटर से भी एलिमिनेशन मार सकते हो आप। एक दो ऑप्शन ऐसी देगा जो BE वाली देगा, कट करनी है वो। तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग BU से स्टार्ट होती है, इनिशियल लेटर आपको पता पकड़ में होना चाहिए। चलो तो सी आंसर हो जाएगा भाई। 46 एबियंस, एबियंस ABEYEN, ऐसी गलत। ABA गलत, ABEYE नहीं, डी आंसर है। और एबियंस का मीनिंग होता है टू ड्रॉप एन आइडिया फॉर द टाइम बीइंग। कुछ समय के लिए आपने अपने आइडिया को ड्रॉप कर देना, राइट। सो अर्लियर आई डिसाइडेड टू गो टू शिमला बट लेटर ऑन माय आइडिया फॉल्स इनटू एबियंस। एबियंस मतलब आपने कुछ प्लान आउट किया है, भाई इस दिन हम शिमला जाएंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट आपने उस प्लान को कैंसिल कर दिया कुछ समय के लिए, दैट इज कॉल्ड एबियंस, राइट। 47 एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग भाई ये लिखी हुई है DASTRONAUT। उसका 48 आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, इसके थ्रू मॉडल भरनी थी, ठीक है। करता था स्विम या करना चाहिए, या ये कोई ऑफिशियल तो है नहीं कि मैं मेल लगाऊंगा, कोई सजेशन भी नहीं दे रहा। ये सिंपली बंदा कोई है वो अपनी एबिलिटी को शो कर रहा है, अपने स्किल को बताना चाह रहा है कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कि मैं चारों ओर जो है तैर सकता हूँ। प्रेजेंट की कोई एबिलिटी शो कर रहा है, ऐसा कुछ रेफरेंस हमें यहाँ मिल रहा है, तो आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 49 आई फेल्ट। अब देखो टेंस देखो, यहाँ फेल्ट आ रहा है, फेल्ट आ रहा है तो ये प्रेजेंट है, कटा, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट की मॉडल है, ये भी प्रेजेंट की है, एक ही ऑप्शन है जो पास्ट है, दैट इज माइट। अब आपसे पूछा जाए कि माइट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, भाई माइट यहाँ पे काम कर रहा है पॉसिबिलिटी की, ठीक है। और माइट को यूज किया जा रहा है वाक्य में एज ए पास्ट फॉर्म। मे का सेकंड फॉर्म माइट होता है, जैसे फील का फेल्ट है तो मे का माइट है, दैट्स इट। तो टेंस के साथ आपको मॉडल भी पास्ट की ही बिठानी पड़ेगी। ये मे यहाँ गलत लिखा हुआ भाई, आंसर इसका माइट है, सी, ठीक है। 50 अ डैश ऑफ कैटल इज पासिंग, ठीक है। तो फ्लीट ऑफ कैटल, ये कलेक्टिव नाउन का नॉलेज जानना चाह रहा है, हर्ड ऑफ कैटल होता है, झुंड को बोलते हैं, तो आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 51 अ डैश ऑफ पीपल, भाई पीपल का तो क्राउड ही होगा,
आर्मी ऑफ सोल्जर्स होती है, तो क्राउड ऑफ पीपल। 52 द प्लूरल ऑफ शीप, बचपन में पढ़ा होगा, शीप का प्लूरल हमेशा शीप ही रहता है, सेम ही होता है, शीप्स नहीं करना, ठीक है, तो आंसर सी। 53 द प्लूरल ऑफ एनालिसिस। अब ऐसे कुछ ये वर्ड होते हैं, नाउन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जैसे क्राइसिस होता है ना, ये क्राइसिस ये वाला होता है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है, इसका प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, CRISES, क्राइसिस, ये वाला। तो यहाँ पे एनालिसिस का जो प्लूरल होगा वो ये वाला होगा, ANALYSES, ISIS सिंगुलर, जैसे क्राइसिस क्राइसिस, इस तरह से, तो आंसर सी है। 54 एडवर्ब फॉर्म ऑफ थ्रेटनिंग। तो थ्रेटनिंग जो है, थ्रेटनिंग में जो आप ly पुट करोगे, 90% क्या होता है कि एडवर्ब्स के अंदर हम ly लगा के एडजेक्टिव के साथ ly पुट करके हम एडवर्ब फॉर्म कर देते हैं, राइट। जैसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, स्लो है तो स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली एडवर्ब है। तो थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग ly लगा के मोस्टली जो हम एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू एडवर्ब, बट नाउन प्लस ly इज इक्वल टू एडजेक्टिव। ऐसे कोई वर्ड ऐसे भी होते हैं जब नाउन में ly लग जाता है, जैसे मैंने बोला मैन, और मैन के साथ मैं बोल देता हूं ly, मैनली। आपसे पूछा जाए कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है मैनली, अब आपको देखना पड़ेगा कि नाउन के साथ ly लग रहा है, एडजेक्टिव के साथ लग रहा है। तो मैन इज अ नाउन, मैन का प्लूरल होता है मेन, MEN, तो ये नाउन है, तो मैनली एडजेक्टिव है, मैनली इज नॉट एडवर्ब, राइट। तो यहाँ पे थ्रेटनिंगली हो जाएगा, तो सी आंसर है। 55 इंडिग्नेंट एडजेक्टिव, इंडिग्नेंटली शेमफुल, रूड, राइट। तो इसका मीनिंग रूड टाइप होता है, कोई बड़ा औखा सा होके बात करता है, उसको इंडिग्नेंटली बोलते हैं। 56 कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, इज अ यूजफुल मेटल। अब ये कुछ यू वाले वर्ड होते हैं, ये जो य होता है, ये जो हिंदी का यू होता है, ये जो या होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। अब आप बोलोगे सर फिर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी तो यू आता है, फिर अम्ब्रेला में क्यों लगाते हैं भाई एन, यहाँ पे एन क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे यू आ रहा है तो यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अम्ब्रेला में अ आता है, अ, आ, ई, ए, एन वाला ये वाउल होते हैं, ये वाला साउंड वाउल में आता है, अम्ब्रेला में अ साउंड आता है, यूजफुल में यू आता है, यूनिवर्सिटी में अ आता है, यूनिवर्सिटी में यू साउंड आता है, यूनिक में यू साउंड आता है, यूनिवर्सल में यू साउंड आता है। तो यूनियन है, यूनिक है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सिटी है, राइट, यूजफुल है, इन सब के साथ ए आर्टिकल लिखते हैं, क्योंकि साउंड यहाँ पे कॉन्सोनेंट का आता है, वाउल का नहीं आता, वर्ड ही मत नहीं देखना होता है, ठीक है, तो बी आंसर है। 57 लुक एज वेल एज यू लीप, लुक और यू लीप, लुक बिफोर यू लीप, कॉमन सेंस, ठीक है, सी। 58 द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर, ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन है, तो बैचलर का बैचलोरेट होता है, ध्यान रखना, बैचलोरेट होता है इसका फेमिनिन जेंडर, ठीक है। He shouted, let me go. तो he shouted at them to let him go. B. तो ये थे जी, ठीक है, एक दो क्वेश्चन थे इसमें थोड़े ढंग के, बाकी तो ये मतलब कर सकते हो आप भी, ऐसा ऐसा मत सोचना आप कि हाँ सर आपके लिए तो सब कुछ इजी है, बच्चे फिर ये बोलते हैं। पर मुझे एज ए स्टूडेंट भी लगता है कि इसमें 2-3 सवाल थे जो थोड़ा आप, ये बैचलरेट वाला शायद नया क्वेश्चन लगा होगा आपको, बाकी मुझे लगता है कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चा इसको, इन सवालों को आराम से कर सकता था, ठीक है। तो ये थोड़े हमारे जो है, मतलब इसमें आप जो है ले सकते थे नंबर, कोई बड़ा ज़्यादा टफ नहीं था, तो ईजी टू मॉडरेट लेवल हम इस पेपर का बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।